हेलो, वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। आज हम कक्षा 7 का विषय हिंदी पाठ 6 सोना जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित यह पाठ है, इसे पढ़ते हैं। आज के हमारे पाठ का शीर्षक है सोना। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित यह पाठ। पहले हम इनका परिचय ले लेते हैं। जन्म सन 1907 ईस्वी में और इनका निधन 1987 में। हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए की उपाधि प्राप्त की। वे अनेक वर्षों तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की आचार्य रही। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। उनकी विविध साहित्य, शैक्षणिक तथा सामाजिक सेवाओं के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्हें यामा काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि इनके उत्कृष्ट गद्य रचनाएं हैं। प्रस्तुत पाठ मेरा परिवार से लिया गया है। इसमें लेखिका ने एक हिरण अर्थात हिरण शावक का बड़ा मार्मिक शब्द चित्र खींचा है। सोना मात्र एक हिरणी ही नहीं अपितु उनके परिवार की एक सदस्य थी। इस पाठ को पढ़ने से पहले इसमें आए कुछ कठिन शब्दों को भी जान लेते हैं। शैशव अर्थात बचपन, सद्य यानी तत्काल या तुरंत, प्रसूता यानी जन्म देने वाली, आश्वस्त यानी भय रहित विश्वास से भरा, पीताभ यानी पीला चमक, चंपक वर्णा चंपा के वर्ण वाली, पीले रंग वाली, सुवर्णा सुंदर रंग वाली, स्निग्ध प्रेम पूर्वक स्नेह से परिपूर्ण, अभयारण्य यानी जंगल, परिवेश वातावरण, सदैव यानी दयालु, मुमूर्ष यानी मरणासन्न जो मर रहा हो, तन्मय लीन मग्न, वांछनीय इच्छित, अभ्यस्त यानी आदि, ग्रीवा माने गर्दन, स्फुरण पशुओं के बच्चे, हैरत यानी विस्मय चकित, जिज्ञासा यानी उत्कंठा, विस्तृत यानी फैला हुआ, रोमंथन यानी जुगाली करना या पागुल, शावक यानी बच्चा, बंकिम यानी तिरछा, प्रत्यावर्तन यानी पुनः आगमन या लौटना, सख्य यानी मैत्री या मित्रता। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का कारण है। मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ वसु की पौत्री सुस्मिता ने लिखा है, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल में संबद्ध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। सघन जंगल यानी घने जंगलों में, संबद्ध यानी जुड़े हुए, जंगल से जुड़े रहने के कारण अब वह बड़ी हो गई है और अब उसे घूमने फिरने के लिए अधिक जगह की ज़रूरत है, विस्तृत जगह की ज़रूरत है। तो अब वो उसे अपने घर पे नहीं रख सकती है। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी? अब जो पौत्री है सुष्मिता, डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ वसु की पौत्री सुमित्रा लेखिका से कहती है कि आप भी इस हिरण को पालेंगे तो सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूँगी, क्योंकि आप जानती हैं मैं इसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उसका बुरा व्यवहार करे। किसी भरोसे वाले इंसान के हाथ में वह उस हिरण को देना चाहती है। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी देखभाल भली भांति हो सकेगी।
उसे विश्वास है कि लेखिका के घर हिरण बहुत अच्छे से रह पाएगी, क्योंकि उनके घर पहले ही बहुत से जानवर हैं, कुत्ता, बिल्ली, कुतिया। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब मैं हिरन नहीं पालूंगी। किसने? महादेवी वर्मा ने निश्चय कर लिया था कि अब मैं हिरन नहीं पालूंगी। उन्हें आज अचानक सोना की याद भी आ गई। जैसे ही स्मृति ने कहा, सुष्मिता ने कहा कि मुझे मेरा हिरन पालोगे, तो उन्हें अपने पुराने जो हिरन शावक था उनके पास, उसकी याद आ गई और उसने तभी निश्चय कर लिया था कि वह हिरन नहीं पालेगी। परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। लेकिन अब ऐसा समय है कि मुझे इस कोमल जीव को पालना ही पड़ेगा और इसकी रक्षा का अभी कोई दूसरा साधन नहीं है। सोना इसी प्रकार अचानक आई थी। जो उनकी पुरानी, पहले उन्होंने जिसे पाला था, जिसका नाम सोना था, वह भी इसी तरह, जैसे अभी सुष्मिता ने उन्हें एक हिरन का बच्चा देना चाहा, वैसे ही सोना जो थी वह अचानक उनके परिवार में आई थी। परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी, लेकिन वह बड़ी नहीं हो पाई। बचपन भी पार नहीं कर सकी थी वह। शैशवावस्था यानी बचपन सुनहरे रंग की रेशमी लच्छों की गांठों के समान उसकी कोमल लघु शरीर था, यानी एकदम रेशम जैसा और कोमल छोटा सा शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें यानी पानी से भरी हुई। देखती तो लगता कि अभी छलक पड़ेगी, यानी जब वह देखती थी तो ऐसा लगता था कि अभी आंखों से पानी नीचे गिर पड़ेगा, छलक जाएगी। लंबे कान, पतले सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही उनमें प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंध जाती थी। सब उनके सरल शिशु रूप से इतना प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूप सी के उपयुक्त सोना, सुवर्णा, सुवर्णलेखा आदि नामों से उसका परिचय बन गया। चंपक वर्णा अर्थात चंपा के वर्ण वाली, पीले रंग वाली। सुवर्णा अर्थात सुंदर रंग वाली। परंतु उस बेचारे हिरणी शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। निष्ठुरता यानी कठोरता, निर्दयता। बेचारी सोना भी मनुष्य के इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। अरण्य परिवेश अर्थात जंगल के वातावरण को छोड़कर, स्वजाति यानी उसकी अपनी जाति को छोड़कर अपनी जाति से दूर मनुष्य समाज में आ पड़ी। प्रशांत वनस्थल में जब अलस भाव से रोमंथन करता हुआ बैठा मृग समूह शिकारियों के आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सदैव प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। अलस भाव से अर्थात थका हुआ। प्रसूता यानी जन्म देने वाली। जब सोना की माँ ने बच्चे को जन्म दिया तो वह भागने में असमर्थ थी। सदा जात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अर्थात वह तो अभी तत्काल जन्मा हुआ शिशु भाग तो नहीं सकता था। अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने का प्रयास में अपने प्राण दे दिए। अर्थात उस सोना की माँ ने अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राण दे दिए। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरणी को साथ उसके रक्त से सने और
ठंडे स्तनों से चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए। वहां पर जो शिकारी आए थे उन्होंने कौतुक प्रियता के कारण अर्थात उत्सुकता के कारण उस बच्चे को, रक्त से सने बच्चे को अर्थात रक्त में लिपटे हुए बच्चे को, जो ठंडे स्तनों से चिपका हुआ था, यानी जो मृत माँ के स्तनों से चिपका हुआ था, उसे जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की सदै गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिला पिलाकर 2-4 दिन तक जीवित रखा। उन शिकारियों में से किसी परिवार की सदैव गृहिणी अर्थात दयालु गृहिणी ने उस बच्चे को पानी मिला दूध पिलाकर 2-4 दिन तक जीवित रखा। सुस्मिता बसु के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया यानी उनकी याद आई, और वह उस अनाथ शावक को मुमूर्ष अवस्था में मेरे पास ले आई। मुमूर्ष अवस्था यानी अधमरी सी, जो मरने जैसा हो गया हो उसे अधमरा या मुमूर्ष कहते हैं। तो ऐसे शावक को उनके पास ले आई। शावक वांछित तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमिल थी। धूमिल यानी बचने की आशा बहुत कम थी, परंतु उसे मैंने स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहले रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। उसका कलर सुनहरा होने के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की कोशिश, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ, यानी उसे बड़ा करने का संकल्प लिया। उसका मुख इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था। उस पर उसे पीना भी नहीं आता था, क्योंकि वह तो अभी तत्काल जन्मा हुआ छोटा सा नन्हा सा शावक था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते फांदते हुए वे भक्तिन को बोतल साफ करते देखता तो दौड़ आता और अपनी तरल चिकनी आंखों से उसे ऐसे देखता जैसे मानो वह कोई सजीव मित्र हो। उसने रात में मेरे पलंग के पास से सटकर बैठना सीख लिया था, पर वहाँ गंदा न करे इसकी आदत कुछ दिनों के अभ्यास के बाद पड़ सकी। अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर ही बाहर निकलती। वह पलंग के पास गंदा करती थी तो उसके लिए उसे थोड़ी आदत डालनी पड़ी, अभ्यास करना पड़ा, और रात होने पर वह अंधेरा होते ही वह उनके पलंग के पास आकर बैठ जाती थी और सवेरा होने पर ही सुबह बाहर निकलती थी। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास के विद्यार्थिनियों के निकट पहले वे कौतुकता का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उसकी ऐसी प्रिय साथिनी बन गई जिसके बिना उसका किसी काम में मन ही नहीं लगता था। पहले तो सभी बच्चों के लिए, उसके क्लास के सभी विद्यार्थियों और छात्रों के लिए वह एक कौतुक का कारण रही, उत्सुकता का कारण रही, पर फिर बाद में वह उसकी इतनी अच्छी दोस्त बन गई कि उसके बिना उसका मन ही नहीं लगता था। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे, क्योंकि उसके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। वह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल कभी घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी कक्षा आती रहती। बच्चों में भी वह इतनी घुल मिल गई थी कि एक बच्चे जाने के बाद दूसरे बच्चे आते रहते। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाते और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रदर्शन अर्थात देखने वाला, उसकी तरफ देखने वाले कई प्रकार के थे।
कोई बाहर खड़े होकर देखते तो कोई उसकी छलांग लगाते और सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाते। प्राय देखने वालों को भय रहता कि वह मेरे सिर पर चोट न लगा दे। जो भी देखने वाले दर्शक थे उन्हें ऐसा डर लगा रहता था कि इसके टांगे जो है वह उनकी सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इतना इस प्रकार सिकोड़े रहती कि मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने का कोई संभावना ही नहीं रहती थी। लेकिन सोना जो थी वह इतनी सावधानी से छलांग लगाती और अपने पैरों को इस तरह सिकोड़ लेती थी कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती थी। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी भी चबा डालती। यदि आपने कभी बकरी के बच्चे को पाला होगा तो जिस तरह बकरी का बच्चा अपने कपड़े चबा लेता है, बालों को चबा लेता है, वैसे ही यह नन्हा शावक जो था सुष्मिता के भी बालों को चबा लेता था, टांगों के बीच रगड़ लेता, साड़ी का छोर पकड़ लेता। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों से ऐसे अनिर्वचनीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगता कि हंसी आ जाती। अगर उसे कभी डांटे तो वह अनिर्वचनीय यानी जिसे बयान नहीं कर सकते ऐसे शब्द, जिज्ञासा, कंठा ऐसे एकटक देखता तो उन्हें हंसी आ जाया करती थी। अनेक विद्यार्थिनियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना। भले ही इतने सारे विद्यार्थियों और गुरुजी थे पर उससे सोना को कोई लेना देना नहीं था। वह तो उस दृष्टि को पहचानती थी जिससे उसके लिए स्नेह छलकता था। केवल उन्हीं निगाहों को वह जानती थी जो उससे प्यार करता था, और उन हाथों को जानती थी जिन्होंने यत्नपूर्वक दूध की बोतल उनके मुख से लगाई थी। जिसने उन्हें दूध पिलाया, उसे प्यार किया, वह केवल उन्हें ही पहचानती। यत्नपूर्वक अर्थात प्रयत्न के साथ। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। उसे चाहे कितना ही डांटो या कुछ भी करो, उससे जो करना होता था वह तो करेगी ही। मेरे किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव नहीं था। आप चाहे जैसे भी परिस्थिति उत्पन्न करो, पर वो उसे जो करना था वो करती ही थी। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है। वह जानता है कि मालिक कौन है, नौकर कौन है, और स्नेह या क्रोध को प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता था। यदि हम उसे प्यार, गुस्सा, इन सब जो हम हाव भाव व्यक्त करते हैं उससे वह पूरी तरह परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है और क्रोध करने पर ही संभित और दयनीय बनकर दुबक कर बैठ जाता है। दुबक कर यानी सिकुड़ कर, दयनीय अर्थात दया से, सभित यानी डर के साथ। तो कुत्ता जानता है कि मालिक कौन है और नौकर कौन है। उसे प्यार, क्रोध ये सब हाव भाव समझ में आते हैं, तो उसे डांटने पर दुबक कर भी बैठ जाता है और प्यार करने पर वह अपने पास स्नेह से आ जाता है। पर हिरन यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन है। हिरन जो है वह इन सब हाव भावों को नहीं जानता, तो उसे जो पालने वाला है वह डांटे या डराए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह इसे समझ नहीं पाती। यदि इस प्रकार क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आंखों से और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि में लाकर खड़ी रहेगी, मानो पूछता है कि क्या यह उचित है। वह केवल स्नेह पहचानता है।
यदि उसे कभी डांटा भी जाए तो वह उनसे निगाह से निगाह मिलाकर, दृष्टि मिलाकर खड़ी रहेगी और जैसे मानो पूछ रही हो कि आपने जो किया या मैंने जो किया वह उचित है। वह केवल प्यार की ही भाषा पहचानती है, जिसकी स्वीकृति बताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं अर्थात इच्छाएं हैं। मेरी बिल्ली गोधुली, इनकी जो बिल्ली है जिन्हें पाला है उन्होंने, गोधुली, और कुत्ता हेमंत और बसंत, और कुतिया फ्लोरा सबसे पहले इन नए अतिथियों को देखकर रुष्ट हुए। अर्थात उनकी बिल्ली जिसका नाम गोधुली था, कुत्ते थे हेमंत और बसंत, और कुतिया थी फ्लोरा। ये सभी जानवर हिरण शावक के आने पर रूठ गए, रुष्ट हो गए। परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर लिया यानी मैत्री कर ली, दोस्ती बना ली। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते और बिल्लियों उस पर उछलते कूदते रहते। वह इतने अच्छे दोस्त बन गए कि साथ में खेलते कूदते उछलते। कोई उसके कान खींचता तो कोई पैर, और जब वे इन खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उनके पीछे दौड़ लगाते। तो इस तरह वह अपना खेल प्रदर्शित करते थे। जब वह खेलने में बहुत अच्छे मग्न हो जाते थे, तन्मय हो जाते थे, तब अचानक ही हिरण दूर उछलकर भाग जाती और ये कुत्ता और बिल्ली उनके पीछे उसे पकड़ने के लिए गिरते पड़ते भागते रहते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं भाग 2 में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।